दोस्तों नमस्कार। हर कोई जानता है कि 2024 का रास्ता 2022 से ही निकलेगा। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि यूपी की जीत 2024 की जीत को तय कर देगी। हर कोई जानता है कि वोटों के समीकरण अपने अनुकूल करने के लिए नरेंद्र मोदी की बिसात 2014 के बाद से ही वाकई जबरदस्त रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह कोई नहीं कहता है कि क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का जो किंग होगा वही इस देश के किंग के तौर पर अपनी दावेदारी को रख सकता है। यह कोई नहीं कह रहा है कि जिस समीकरण को, जिस ओबीसी राजनीति को नरेंद्र मोदी लगातार साध रहे हैं, ऐसे में कहीं हिंदुत्व का मुद्दा आरएसएस के लिए गोता तो नहीं लगाने लगा है। और यह भी कोई नहीं कहता है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ अब्बा जान का जिक्र यूं ही नहीं कर गए। उन्हें याद है कि गुजरात का कौन सा फार्मूला नरेंद्र मोदी अपनी जीत के लिए तय करते थे। 2007 में मौत का सौदागर शब्द कहां से निकला और 2021 में कांग्रेस ही आतंकवाद की जननी है, यह कहने का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया। इन सब के बीच ओवैसी किस रूप में उत्तर प्रदेश के भीतर मुसलमानों का सवाल उठा रहे हैं और मुसलमानों को जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर खुशी क्यों रेंग जाती है। तो क्या वाकई जो राजनीतिक प्रयोग नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की चुनावी जीत के लिए करना चाह रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ को लगने लगा है कि हो सकता है जीत तो मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य होगा क्या, जातीय समीकरण में वो कहां फिट बैठते हैं। और ऐसे में हिंदुत्व को लेकर ही आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया था। कई सवालों ने एक साथ जन्म लिया है। ये सवाल आरएसएस के भीतर के हैं, ये सवाल योगी आदित्यनाथ की सोच और राजनीतिक बिसात के हैं, यह सवाल नरेंद्र मोदी के द्वारा एक एक करके धीरे धीरे तमाम राज्यों को गंवाने की परिस्थितियां भी हैं। और ऐसे में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री उनके हाथ से बाहर है, या कहें एक ही राज्य में उनकी अपनी सियासत नहीं चल पा रही है, और वो है उत्तर प्रदेश, और उस शख्स का नाम है योगी आदित्यनाथ। तो क्या वाकई जिस बिसात को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिछाया जा रहा है, उसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ का मॉडल है जो आरएसएस के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का मॉडल है जो चुनावी जीत को पर ठप्पा लगाना चाहते हैं। हमें लगता है कि आज एक एक परतों को खोलिए, लेकिन उससे पहले चंद सवालों को अपने जहन में रख लीजिए। पहला सवाल तो यही है, क्या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रयोग की उम्र पूरी हो चली है। दूसरा सवाल है, क्या आरएसएस के लिए योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में नए नरेंद्र मोदी हैं। क्या संघ हिंदुत्व की लाइन पर लौटने के लिए बेताब है। क्या योगी मोदी के गुजरात फॉर्मूले पर लौटने को बेताब हैं। क्या योगी समझ चुके हैं कि मोदी की सोशल इंजीनियरिंग जीत तो दिला देगी, लेकिन उन्हें खत्म कर देगी। ऐसे में जिस भगवा वस्त्र को वो धारण किए हुए हैं और जिस बात का जिक्र वह अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर करते रहे और आरएसएस उनको दिल दे बैठा, क्या यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें आरएसएस को भी अब लगने लगा है एक वैकल्पिक परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम दिल्ली से नहीं निकला था, वो आरएसएस से निकला था। लेकिन अब 2021 है, 5 साल बीत चुके हैं, और 5 साल के बाद जो चुनाव सामने दरवाजे पर खड़ा है, उन परिस्थितियों को अब देखने और परखने की जरूरत है। लेकिन यह एक अद्भुत लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, राजनीति साधने की लड़ाई है, आने वाले वक्त में विकल्प को लेकर लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में क्या वाकई अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस कहीं पर भी टिकते हैं। और जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र लगातार नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से करते चले गए, क्या वाकई उसकी उम्र पूरी हो चली है। क्योंकि अगर आप इस देश के भीतर में मानचित्र उठाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी की सत्ता सही मायने में है कहां, तो आपको सिर्फ एक ही राज्य नजर आएगा, वो है गुजरात। आप कहेंगे कर्नाटक में भी तो सरकार है, लेकिन यह भी समझना होगा कि कर्नाटक की सरकार जब वहां पर जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस की थी तो उसे जोड़ तोड़ करके गिराया गया। मध्य प्रदेश के भीतर में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके गिराया। यानी जो विपक्ष के विधायक थे उनको साथ लाकर बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में सत्ता बनाई।
इसके अलावे कौन सा राज्य बचता है? इसके अलावे उत्तराखंड है, बड़ा छोटा राज्य है जो हिचकोले खा रहा है। हिमाचल प्रदेश है जो हिचकोले खा रहा है। हां, असम में जीत जरूर मिली है, लेकिन इसके अलावे बिहार और गोवा में, वहां पर तो गठबंधन की सरकार है। इसके अलावे एकमात्र राज्य सही मायने में उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर चाहे दिल्ली जो भी सोचे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सियासत को अपने अनुकूल कर कर साधना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ आरएसएस खड़ी है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन आरएसएस इस बात को जान रही है कि इस देश के भीतर में अगर मानचित्र पर देखना शुरू करें तो झारखंड में सरकार नहीं है बीजेपी की, महाराष्ट्र में गंवा चुकी है शिवसेना, अलग हो गई तो वह भी बीजेपी के हाथ से चला गया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। बंगाल और उड़ीसा दो छत्रप ऐसे हैं जिनको हरा पाना मुश्किल है। एक तरफ नवीन पटनायक, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। तमिलनाडु में डीएमके आ चुकी है जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। केरल में वामपंथियों की सरकार दूसरी बार आई है, जो एक परंपरा टूटी है कि हर बार अलग अलग सरकार आती है, वह भी वामपंथियों ने वहां पर परंपरा तोड़ दी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, इन तीन जगहों पर भी बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी के विचारों से सहमति देने वाले मुख्यमंत्री नहीं। यानी बहुत छोटे से हिस्से में देश में अगर ओबीसी की राजनीति या जातीय समीकरण या फिर सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हो तो हमें लगता है एक पन्ना आपको आज अतीत का और पलटना चाहिए। इस देश में जिस समय मंडल और कमंडल का जिक्र हो रहा था, उसके बाद मंडल के बाद की सियासत को साधने के लिए गोविंदाचार्य भी उत्तर प्रदेश और बिहार में सोशल इंजीनियरिंग तलाश रहे थे। लेकिन तब आरएसएस ने भी और बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने भी दिल्ली में मना कर दिया, अभी सोशल इंजीनियरिंग का वक्त नहीं आया है। वो वक्त से पहले गोविंदाचार्य उन परिस्थितियों को समझ रहे थे जिसे आज नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। लेकिन फिर समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ के भीतर के धर्म और उनके जातीय समीकरण के भीतर में आरएसएस ने उनके हिंदुत्व को चुना। नरेंद्र मोदी अगर जातीय समीकरण को देख रहे हैं और जातीय समीकरण के आश्रय उत्तर प्रदेश की अगर सियासत को समझें, तो फिर ठाकुरवाद, वहां पर ठाकुरों के जरिए सत्ता बहुतों ने संभाली है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में आज एक पन्ना और पलटिए। यह पन्ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जिस राजनीतिक प्रयोग को कर रही है उसमें उसे यादव माइनस ओबीसी चाहिए, माइनस जाटव शेड्यूल कास्ट चाहिए, एससी चाहिए, दलित चाहिए, आप जिस भी रूप में राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करें कर ले। और दूसरी तरफ बीजेपी मानकर चल रही है कि अपर कास्ट उसके साथ बना ही रहेगा। इस सियासत में जातीय समीकरण में कितने दिनों तक योगी आदित्यनाथ चल पाएंगे? योगी आदित्यनाथ मठ से निकले हैं। योगी आदित्यनाथ के मठ प्रेम को लेकर आरएसएस का भी प्रेम जगा था, और वो संघर्ष और आंदोलन जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर था, अब उसका फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट से आ गया हो, लेकिन आने वाले वक्त में इस धारा को क्या आरएसएस छोड़ेगी? और शायद इसीलिए दिल्ली से जब जब मुश्किल योगी आदित्यनाथ के लिए खड़ी की गई, उस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ी रही, क्योंकि वह भविष्य भी देखना चाहती है। इस लड़ाई में कहीं कोई दूसरा नेता आपको नजर नहीं आएगा, तो ऐसे में हम आपको सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में